वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर लगातार पीटी के एग्जाम के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है, तो इसको आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा रिवीजन के इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत पिछले वीडियो में विधायी संशोधन अधिनियम देख रहे हैं और यहाँ पर 1853 का चार्टर अधिनियम देखा था, यहाँ तक हमने कवर किया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना था। इसके आगे देखेंगे, इसके आगे है 1858 का भारत सरकार अधिनियम और आज इसके बारे में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1857 में 1857 में भारत में स्वतंत्र प्रथमता संग्राम हुआ। भारत में 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान से देखना है। सिपाही विद्रोह 1857 विद्रोह ने ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद भारत सरकार क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की सम्राट थी, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत की महारानी की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बनी। प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली जो इस समय थे, सीधे भारत पर शासन करने वाले ताज के विरोध में थे, लेकिन उनके साथी जो सांसद थे उनके विचार से सहमत नहीं थे और विल हाउस ऑफ कॉमन्स को आसानी से पारित कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो भारत का शासन था सीधे महारानी के हाथों में आ गया। इस अधिनियम ने भारत को एक प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया गया और इस अधिनियम ने विवादास्पद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया। इसे भारत के बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के वायसराय के पद पर बदल दिया। पहले भारत में गवर्नर होता था, उसके बाद गवर्नर जनरल आया और फिर गवर्नर जनरल के पद को वायसराय से कन्वर्ट कर दिया गया। अब वायसराय पद कहा जाने लगा और भारत के पहले वायसराय इसी क्रम में लॉर्ड कैनिंग बने। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और वह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था, तो यहाँ पर इनकी शक्तियाँ और बढ़ा दी गई। भारत में प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हुए। इसने एक नया कार्यालय बनाया। भारत के राज्य सचिव भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ निहित। राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत के पहले राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनली बने। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म करके डबल गवर्नमेंट पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा जो शुरू की गई थी दोहरी प्रणाली, उसको समाप्त कर दिया गया। उस व्यवस्था को यहाँ पर समाप्त कर दिया। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियाँ भारत के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गई और भारत को राज्य के सचिव के माध्यम से और क्राउन के नाम पर शासित किया जाना था। इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत की 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की। अब यहाँ पर भारत परिषद को अलग कर दिया गया और भारत का जो राज्य सचिव है उसको बनाया गया। राज्य सचिव जो पहले बने लॉर्ड स्टैनली बने और इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद भी बनाई, जो इससे पहले विधान परिषद कही जा रही थी और उसमें 12 सदस्य थे। यहाँ पर क्या हुआ, अलग से एक 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की। परिषद एक सलाहकार निकाय थी। राज्य सचिव को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। इसने एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में स्टैंड इन काउंसिल के सचिव का गठन किया, जो भारत और इंग्लैंड में मुकदमा चलाने में सक्षम था। इसके बाद देश के प्रशासन के लिए भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की जानी थी। भारतीयों के लिए भी सेवा भर्ती होने का प्रावधान था। यह निर्णय लिया गया कि शेष भारतीय राजकुमारों और प्रमुखों को उनकी स्वतंत्र स्थिति प्राप्त होगी, बशर्ते वे ब्रिटिश अधिपत्य को स्वीकार कर लें। तो यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, गोद निषेध प्रणाली चल रही थी, भारतीय जो राज्य थे उनको गोद लिया जा रहा था, तो इस प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया गया और कहा गया कि वो ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार कर लें तो उनको एक स्वतंत्र स्थिति दे दी जाएगी, वो अपना शासन स्वयं कर पाएंगे। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है यहाँ पर आई। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुए जिनमें विशेष तौर पर था वायसराय का पद आया, लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। एक राज्य सचिव बनाया गया, लॉर्ड स्टैनली राज्य सचिव बने और यहाँ पर एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और इसकी जो कि राज्य सचिव की सलाह के लिए था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसको देखेंगे। यह ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने गवर्नर जनरल की परिषद में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। परिषद के कार्यकारी कार्यों में एक 5वां सदस्य जोड़ा गया था। अब गृह, सैन्य, कानून, राजस्व और वित्त के लिए 5 सदस्य थे। सार्वजनिक कार्यों के लिए 6ठा सदस्य 1874 में जोड़ा गया था।
इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की। इस प्रकार यह प्रदान किया गया कि वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी ही विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करना चाहिए। भले ही भारतीयों को नामांकित किया गया था, लेकिन इसमें भारतीयों को शामिल करने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था। गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी उद्देश्यों के लिए बढ़ा दिया गया और अब 6 और 12 अतिरिक्त सदस्यों के बीच होना था। गवर्नर जनरल का जो नॉमिनेशन था, नामित था, वो 6 और 12 अतिरिक्त सदस्यों के बीच होना था। उन्हें 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। इनमें से कम आधे अतिरिक्त सदस्यों को गैर सरकारी होना था और उनके कार्य विधायी उपायों तक ही सीमित थे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा और पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। अब यहाँ पर बात आई कि विधान परिषद में जो मनोनीत किए जाते हैं भारतीय, उनको मनोनीत तो किए जाते, लेकिन उनके पास कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था उनको शामिल करने का। उनका नॉमिनेशन होता था, क्षेत्र के आधार पर स्थानीय निकायों से नॉमिनेशन किया जाता था। तो यहाँ पर ये बात सामने आई। इसके अलावा इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ देकर पुनः विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का शुरुआत किया, जिसे 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा हटा दिया गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर विधायी शक्तियाँ दी। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 चार्टर अधिनियम के साथ ये अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। इसने बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांतों और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना भी की। स्थापना का प्रावधान किया और इनकी स्थापना 1862, 1886 और 1897 में हुई। तो यहाँ पर विधान परिषदों की स्थापना हुई। बंगाल विधान परिषद की स्थापना हुई 1862 में। इसके बाद उत्तर पश्चिम प्रांत 1866 में और 1897 में हुई पंजाब के लिए नई विधान परिषद की स्थापना। इसने वायसराय को परिषद में व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया और इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई टर्फोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके तहत वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सगई यानी कि पोरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया था और उसे अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था और अपने विभागों के मामलों पर परिषद की सार्वजनिक राजस्व या फिर ऋण, सैन्य, धर्म या फिर विदेशी मामलों से संबंधित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल की सहमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पर यह व्यवस्था की गई। अब वायसराय को कुछ अधिकार दे दिए गए। इसने वायसराय या फिर गवर्नर जनरल को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। तो यहाँ पर अध्यादेश की बात की गई, जो कि अभी राष्ट्रपति के हाथों में होती है वर्तमान में। गवर्नर जनरल को दी गई अध्यादेश की शक्ति ने उसे पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की। ब्रिटेन ने भारत के राज्य सचिव भी गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को भंग कर सकते थे। तो ब्रिटेन के जो राज्य सचिव थे उनके पास अधिकार था कि गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा पारित किए गए अधिनियम को वो भंग कर सकते थे। तो यहाँ तक हमने देखा। इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।